मेनस्ट्रीम स्कूल में सफलता की ओर प्रयास इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वेबिनार है इस सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षणिक सफलता के लिए भाषा कौशल्यों का विकास। मेरा नाम उमा सोमन है। मैं डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों की टीचर हूँ और लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ऑडिटरी वर्बल एजुकेटर हूँ। मैंने LSLS का सर्टिफिकेशन पूरा किया है। मेरी हियरिंग एंड स्पीच साइंसेस में PhD है और पिछले 14 सालों से मैं अमेरिका में मेन स्ट्रीम स्कूल्स में सपोर्ट और कंसल्टेशन कर रही हूँ। पिछले कुछ सालों में इंडिया में रहने वाले कुछ फैमिलीज के साथ भी ये कर रही हूँ। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा कौशल, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ। तो होपफुली इट विल बी अ डायलॉग। आप चैट में शेयर करेंगे आपके थॉट्स और आइडियाज, और सब मिलकर आज हम इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे। वंस अगेन, ब्यूट क्रीक फाउंडेशन के हम शुक्रगुजार हैं। उनकी डोनेशन से इस वेबिनार के लिए हमें सपोर्ट मिलता है। उसकी वजह से हम ये फ्री वेबिनार रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम आपने ये इमेज देखी होगी। मेन स्ट्रीमिंग के कई पहलू है, कई एस्पेक्ट्स है। हम शुरुआत करते हैं क्या बच्चा मेन स्ट्रीमिंग के लिए रेडी है, फिर स्कूल चुनते हैं और फिर एक बार बच्चा जब मेन स्ट्रीम में आ जाए तब भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, पहलुओं का हमें विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है उनके बारे में। देखिए कि ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साइकिल में जाते हैं। कभी ये पहलू इम्पोर्टेंट होता है, कभी वो पहलू, और एक दूसरे से एक दूसरे के आधार पर उनमें बदल आते हैं। हमने इस विषय में पहले भी वेबिनार्स किए हैं, तो अगर आप इससे परिचित नहीं है तो प्लीज हमारे पुराने वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देखिए। लास्ट मंथ हमने स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप कैसे करें इसके बारे में जो वेबिनार किया था, उसमें हमने 5 स्टेप्स बताए थे। पहला है स्कूल चुनना और उसमें क्या हमें सोचना है, स्कूल को कैसे अप्रोच करना है, स्कूल स्टाफ को क्या जानकारी देनी है, बच्चे के लिए कैसी वकालत करनी है और बच्चे के चारों ओर एक कैसी टीम बनानी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया और उस आधार पर हम आज आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन, अगर आप इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर सके तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी रिकॉर्डिंग देखें। तो सोचिए, अब जब बच्चा मेन स्ट्रीम के स्कूल में आ गया है तो आगे क्या? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा क्लास में सफल हो सकेगा, राइट? क्लासरूम में तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट? हम बच्चे की तरक्की के लिए, सफलता के लिए किस तरह के सपोर्ट्स और सर्विसेज सेटअप कर सकते हैं? तो आज का हमारा फोकस है लैंग्वेज, रीडिंग और एकेडमिक्स। भाषा, रीडिंग और एकेडमिक्स की जो स्किल्स जरूरी है, प्राइमरीली लैंग्वेज, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे की मेन स्ट्रीम क्लास में एक्सपीरियंस क्या होता है, उसकी कठिनाइयां क्या होती है और उसे हम किस तरह से सपोर्ट कर सके। ये भी इमेज आपने देखी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जन्म से लेकर अडल्टहुड, राइट, 20-21 ईयर्स तक, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट न हो जाए, तो उसे बहुत कुछ सीखना है और हियरिंग लॉस की वजह से इन एरियाज में कमजोरियां हो सकती है और इसके लिए हमें उस पर नजर रखनी है, उसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। आज हमारा फोकस होगा लैंग्वेज लिटरेसी एंड एकेडमिक्स। बच्चे बोलना तो सीखते हैं, लेकिन क्या वो ऐसी मेच्योर भाषा डेवलप करते हैं जो उनको 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की रीडिंग, राइटिंग, ऐसे 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम में इस्तेमाल कर सके? क्या उनकी भाषा इतनी डेवलप्ड है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू में जा सके, राइट? इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए लैंग्वेज का क्या रोल है,
इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्कूल में जाकर पढ़ना माने क्या? बच्चा क्या सीखता है? जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो सीखता है, राइट? उसमें रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है। लेकिन ये सीखने के लिए एक हिडन करिकुलम भी है, एक छुपा हुआ पाठ्यक्रम। बच्चे को ग्रुप में सीखना जरूरी है, वर्कशीट्स को कैसे पूरा करते हैं ये जानना जरूरी है, टीचर ने दी गई डायरेक्शंस को समझना जरूरी है, अगर ग्रुप वर्क है तो ग्रुप में कैसे काम करते हैं ये समझना जरूरी है, और आगे चलकर खुद की वकालत करना जरूरी है। अगर बच्चे को रो में क्लासरूम में सबसे आगे बैठकर अच्छा सुनाई देता है तो टीचर से कहना कि हाँ प्लीज मैं यही बैठ जाऊंगा। अम, अगर तो सोचिए, राइट? अगर मैथमेटिक्स का क्लास चालू है और अगर टीचर कहती है कि आज हम 2 डिजिट एडिशन पर काम करेंगे, राइट? 2 नंबर्स 12 प्लस 14, तो श्योर दैट इज द करिकुलम, ये टॉपिक बच्चा सीखने वाला है। लेकिन टीचर क्या कहती है? चलो बच्चों, सब लोग अपनी मैथ्स की किताब निकालो, पेज नंबर 52 पर जाओ और उसमें से जो पहले 10 प्रॉब्लम्स है उसको देखो और ट्राई करो, फिर हम उसमें बात करेंगे 2 डिजिट एडिशन। ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। क्या बच्चे को ये जानकारी, ये डायरेक्शन सुनाई दिए? क्या बच्चे को समझ में आए? क्या बच्चे को ये सारे डायरेक्शंस याद रहे? ये भी स्कूल में सीखने के लिए, स्कूल में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक है सिलेबस, करिकुलम, पाठ्यक्रम, दूसरा है ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम। तो मैं यहाँ 2 मिनट का पॉज करने वाली हूँ और आप सबको पूछने वाली हूँ कि आप इस हिडन करिकुलम, छुपे हुए करिकुलम के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है अभी इस जानकारी के आधार पर? ओके, सो 1 मिनट। प्लीज अपने विचार चैट में टाइप कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इंग्लिश या हिंदी मराठी में। सो यू कैन से मैंने, MAINE, एंड दैट्स फाइन टू। Okay, I'm still waiting for your comments. कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस आपके विचार जानना चाहती हूँ। अगर आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है तो माय सजेशन इज लॉग आउट और लॉग बैक इन। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इश्यूज है हिडन करिकुलम के, उसको समझने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन की जरूरत है जो बच्चा इम्तिहान के बाद पा सकता है। दूसरी कमेंट है कि पेरेंट्स ये मेन सिलेबस के काम पर बहुत इंपॉर्टेंस डालते हैं, लेकिन शायद स्टूडेंट्स की स्ट्रगल ये हिडन करिकुलम से है। एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कि ये सारे डायरेक्शंस एक बार सुनकर फॉलो करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर टीचर ये डायरेक्शंस ब्रेक डाउन करती है तो उसका फायदा हो सकता है। एब्सोल्युटली, और we'll talk about strategies and supports. Good, thank you.
ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। तो आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है एक्सेस टू लर्निंग। एक्सेस माने हम किसी को किस तरह से प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, वो हम तक कैसे पहुंचता है, राइट। तो अभी आपका एक्सेस है, यू आर एक्सेसिंग दिस वेबिनार। आप ये वेबिनार एक्सेस कर रहे हैं जूम के द्वारा, सुनकर और देखकर। अगर कोई व्हील चेयर में है और अगर उनको किसी बिल्डिंग में जाना है जहां सीढ़ियां है, तो वो उस बिल्डिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर वहां रैंप है, राइट, तो उनकी व्हीलचेयर उस रैंप पर से जाकर उस बिल्डिंग को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट एक्सेस की। जब हम डेफ बच्चों की बात करते हैं तो वो ये जानकारी कैसे एक्सेस करते हैं, स्कूल में टीचर जो सिखा रही है उसको वो किस तरह से एक्सेस करते हैं। जनरली सुनकर, देखकर, कभी कभी पढ़कर। और बस सुनना और देखना काफी नहीं है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अर्थ उन्हें कैसे समझेगा, जब उनको ये जो सिग्नल है वो उन तक पहुंच सकता है, ये जो मीनिंग है वो उन तक पहुंच सकती है, और इसके लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए वो उनके पास है। तो उसके बारे में और बात करते हैं। तो पहला एक्सेस हम डिस्कस करेंगे, फॉर्म या सिग्नल रूप तक एक्सेस। तो कैन यू हियर इट? मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो सुने, और जब मैं आपको सवाल पूछूंगी तो उसके जवाब दीजिए। ओके, मैं 2 बार स्टोरी पढ़ने वाली हूँ। एक बार आप बस सुनेंगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं, मैं मेरे होठ कवर करने वाली हूँ, और दूसरी बार आपको मेरा पूरा चेहरा दिखेगा। ऑलराइट, सो सुनिए। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करने वाली हूँ ताकि आपको मैं पूरी तरह से दिख सकूं। ऑलराइट। माया मुन्ने तट पर वही जगह पहुंच जाती है जहां वह अपनी 2 अर मिलती है। माया शोर जोर आवाज लगाती है, ओली, क्या तुम आपा हो? वो यहाँ घंटों ओले को करतब करते हुए देख सकती है। ओली एक उड़ने वाली मछली है और ए करतब दिखाकर खूब इतराती है। पर उल्ली को परेशानी नजर आ रही है। क्या बात है? माया ने पूछा। क्यों इन्हें उदास हो? क्या तुमने देखा नहीं? उड़ने का नान हो गया है। ओके, होपफुली आपने सब सुना, आपको सब समझ में आया। लेकिन अगर नहीं तो मैं एक बार और पढ़ती हूँ। माया समुद्र तट पर वही जगह पहुंच जाती है जहां वह अपनी 2 अक्ता मिलती है। माया जोर आवाज लगाती है, ओली, क्या तुम आपा हो? वो यहाँ घंटों बैठकर उल्ली को करतब करते हुए देख सकती है। उल्ली एक उड़ने वाली मल्ली है जो ए करतब दिखाकर खूब इतराती है। पर उल्ली को परेशान सी नजर आ रही है। क्या बात है? माँ ने वो, क्यों इतनी आ हो? क्या तुमने देखा नहीं? उनने कहा, नान हो गया है। ऑलराइट, क्या आपको सब समझ में आया? होपफुली समझ में आया, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। इस स्टोरी में लड़की का नाम क्या है? प्लीज चैट में टाइप करके हमें बताइए। जो लोग कल थे वो बिल्कुल चीटिंग ना करें।
very good listening everyone. All right. उसकी दोस्त कौन है? No wrong answers. Try your best. Munni, that's a good guess. Thank you. उसकी दोस्त कौन है? Uli, maybe. Okay, कुछ लोग कह रहे हैं उल्ली, कुछ लोग कह रहे हैं उली. और कोई आंसर्स, guesses? गुल्ली, possible. Very good. और फाइनल क्वेश्चन, इस स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है जो ये दो कैरेक्टर्स माया और उसकी फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? Any guesses? उल्ली परेशान है. शी इज आस्किंग व्हाई आर यू अपसेट टुडे. हाँ, लेकिन उल्ली ने तो जवाब दिया. क्या आपको समझ में आया? शायद आया, शायद नहीं आया. राइट, टाइप इन चैट अगर आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर. यू डोंट नो व्हाई उल्ली इज अपसेट. क्यों उल्ली आज अपसेट है? उल्ली इज सैड. दैट इज ट्रू. ओके, इतने मैं आपको कोशिश करके सिखा रही हूँ, लेकिन शायद आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे. फिर से एक बार पढ़ती हूँ. ओके, इस बार ध्यान से सुनना. मायशा समुद्र तट पर उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह अपनी दोस्त से अक्सर मिलती है. मायशा जोर से आवाज लगाती है, उछली, क्या तुम आसपास हो? वो यहाँ घंटों बैठकर उछली को करतब करते हुए देख सकती है. उछली एक उछलने वाली मछली है जो ऐसे करतब दिखाकर खूब इतराती है. पर आज उछली कुछ परेशान सी नजर आ रही है. क्या बात है? मायशा ने पूछा. क्यों इतनी उदास हो? क्या तुमने देखा नहीं? उसने कहा, चांद खो गया है. ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस अगेन. फिर से कोशिश करते हैं. लड़की का नाम क्या है? टाइप इन चैट. ओ, अब तो आप सबने अपने आंसर्स बदल दिए. उसकी फ्रेंड कौन है? उसकी दोस्त कौन है? और उछली क्यों सैड है? उसका क्या प्रॉब्लम है? ओ नो, चांद खो गया है. परफेक्ट. तो सब लोग 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि पहले वाले रीडिंग्स में और पहले दो रीडिंग्स में, पहले टाइम आपने जब आंसर्स दिए और दूसरे टाइम आपने जब आंसर्स दिए,
तो उसमें क्या फर्क था? आपका एक्सपीरियंस क्या था? और आपके विचार चैट में टाइप कीजिए। अगेन, नो रॉन्ग आंसर, प्लीज टाइप इन चैट। चैट में एक कमेंट है, स्पीच क्लैरिटी। व्हाट अबाउट स्पीच क्लैरिटी? सम साउंड्स आर मिसिंग। बिल्कुल, कुछ साउंड्स मिसिंग थे जब मैंने पहली बार पढ़ा। पहले दो में लिप रीडिंग हो या नो ना समझना बहुत डिफिकल्ट था। तो सोचिए, अगर कोई बच्चा हो जिसके हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट के द्वारा उसको कुछ साउंड सुनाई नहीं देते, श और स। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या था। मैं ये पढ़ रही थी, राइट? कुछ ही साउंड्स मिसिंग है, श, स, द, ठ, छ, ज। लेकिन वो साउंड्स मिसिंग होने की वजह से कितनी सारी मीनिंग गुम हो गई। अगर किसी बच्चे को उसके हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट के द्वारा सारे साउंड सुनाई नहीं देते, या शायद सुनाई देते भी हो, लेकिन अगर क्लास में कुछ शोर है या बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया या टीचर बहुत दूर से कुछ बोल रही है या टीचर क्लियरली नहीं बोल रही, तो सुनकर समझने में बच्चे को बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उन तक ये जो फॉर्म है, ये जो सिग्नल है, ये पहुंचना, उसको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आपने शायद सुना होगा कंप्लीट एक्सेस टू द ऑडिटरी स्पेक्ट्रम। उसका मतलब है कि ऑडिशन के आवाज के सारे साउंड्स को सुनने की क्षमता होना, आप तक वो साउंड्स पहुंच सके, ऐसे हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट की प्रोग्रामिंग होना। तो अगर ये नहीं है, तो ऑडिटरी एक्सेस, स्पीच परसेप्शन और शोर में सुनने की बच्चे की कैपेबिलिटी के आधार पर वो क्लासरूम में कितना सुन सकता है, ये निर्भर होगा। और अगर बच्चा सुन नहीं सकता, तो मोस्ट लाइकली बच्चा सीख भी नहीं सकता। ठीक है, चलो, मे बी सुनकर सब होता नहीं है, राइट? पढ़कर भी बहुत कुछ सीखा जाता है। तो रीडिंग पर हम फोकस करेंगे। क्या आप ये पढ़ सकते हो? नहीं, राइट? अगर आप कोरियन भाषा पढ़ना सीखे हो तभी पढ़ सकते हो। आप में से बहुत लोग मराठी जानते हैं, तो इस सेकंड एग्जाम्पल में शायद जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो उसे पढ़ सकेंगे, लेकिन क्या उसकी मीनिंग लगा सकेंगे, राइट? अगर आपको पता नहीं है, आप शायद पढ़ सके, मायशा त्याच ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यावर पोहोचते जिथे ती तिच्या मैत्रिणीला भेटते। आप पढ़ तो सकते हैं, डी कोड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता नहीं कि मैत्रिण का अर्थ फ्रेंड है, दोस्त है, तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। और फाइनली, अगर मैं आपको वही स्टोरी हिंदी में, हिंदी वर्ड्स, हिंदी स्क्रिप्ट में लिखे हुए अगर आपको प्रेजेंट करती हूँ,
तो शायद आप उसे डिकोड कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो उसका मतलब भी समझ सकते हैं, राइट? तो हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ और फिर से मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, ओके? मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ ताकि वो वीडियो हम रिकॉर्ड ना करें और कॉपीराइट इश्यूज को वायलेट ना करें। लेकिन अगर आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इस वीडियो की लिंक कमेंट्स में लिखी गई है, प्लीज उसे देखें और फिर इस वेबिनार में वापस आए, ओके? कोई मुझे याद दिलाए कि फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करना है इस वीडियो के बाद। ठीक है, सबने वीडियो देख लिया, होपफुली बहुत ध्यान से देखा है। तो अब मेरे सवालों के जवाब दीजिए। इस रेसिपी का नाम क्या था? ट्राई कीजिए। स्कूल में तो हम बच्चों को हमेशा कहते हैं नहीं नहीं ट्राई करो, ट्राई तो करो। अगर आपको पता भी नहीं है तो भी ट्राई करो। तो मैं भी आपके साथ वही कर रही हूँ। इस रेसिपी का नाम क्या था? मैंगो रिलेटेड कुछ, राइट? वापस जाके हम देख सकते हैं इस रेसिपी का नाम क्या था। ऑलराइट, तो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, मैंने क्लास में आपको ये वीडियो दिखाई है और अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। दूसरा सवाल, इस रेसिपी के क्या इंग्रेडिएंट्स थे, क्या सामग्री इस रेसिपी में यूज की गई थी? घबराइए नहीं, ट्राई कीजिए। अरे वेरी गुड, आपको तो ये आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह से आ गए। वेल डन। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी मैंगो प्यूरी, मैंगो शेक कैसे बन गया? उसकी क्या रेसिपी थी? उसके क्या स्टेप्स थे? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो लिखिए पता नहीं, आई डोंट नो। अरे ऐसे कैसे पता नहीं? वीडियो में तो बताया था। क्या आप ध्यान से सुन रहे थे? ठीक है, फाइनल क्वेश्चन। लास्ट में क्या इस वीडियो में बताया था कि 30 मिनट्स अवन में रखें या रेफ्रिजरेटर में रखें? अवन में रखकर गर्म करें या रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा करें? अगर आपको पता नहीं तो डोंट नो कहिए, अगर आपको गेस करना है तो गेस करिए। ओके, अब मैं आपकी टीचर नहीं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने मिनट का वीडियो था या कितने मिनट का है ऐसे आपको लगा?
1 minute to 3 minutes, right? 4 to 5 minutes, क्या पता। इस वीडियो से सीखने में आपके लिए क्या आसान था और क्यों? क्या आपको ये रेसिपी समझ में आई? क्या आप ये रेसिपी कर सकते हैं? क्या इसके बारे में आप आंसर्स दे सकते हैं? ये समझने में किस चीज की हेल्प हुई? क्या आसान था? विजुअल, पिक्चर क्यूज, वेरी गुड। क्या मुश्किल था? इस वीडियो से सीखना आपके लिए क्यों मुश्किल था? आप में से तो बहुत लोगों ने डोंट नो, नॉट श्योर ऐसे जवाब दिए हैं, लेकिन आप सब तो काफी पढ़े लिखे मालूम होते हैं, तो क्यों मुश्किल था? लैंग्वेज बैरियर, म्यूजिक डिस्ट्रैक्टिंग था, लैंग्वेज नहीं आ रही थी, अननोन लैंग्वेज। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि शायद आपको ये आया ना आया, इस वीडियो से सीखते समय आपको कैसे लग रहा था? खुद के बारे में, इस सीखने के बारे में, इस वेबिनार में होने के बारे में, क्या आप सोच रहे थे क्या मुसीबत है, कहाँ से इस वेबिनार में आ गए? आपको कैसे लग रहा था? हाउ डिड यू फील? आंसर्स आ रहे हैं? ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग था, समझने में बहुत डिफिकल्ट था, इरिटेटिंग था, इस क्वेश्चन आंसर के बारे में बहुत एंजाइटी लग रही थी, बहुत चिंता लग रही थी। अगर मेरी लैंग्वेज में होता तो अच्छा होता, ऐसे आपको लगा? तो अब मुझे बताइए। ओ वाओ, दैट्स अ पावरफुल कमेंट। I felt like a loser not being able to answer your questions. मैंने तो आपको कुछ डाटा भी नहीं, राइट? मैंने बस कहा जो टीचर्स कहती है। अरे, कैसे नहीं आया? ध्यान से सुन रहे थे क्या आप? सो और थोड़ा सोचते हैं। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने किए, मायशा की स्टोरी, सुनना मायशा की स्टोरी में, पढ़ना, और ये वीडियो देखना, इन 3 एग्जाम्पल्स में क्या आप तक सारी जानकारी पहुंच सकी? डिड यू हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन? शायद सुन नहीं सके, शायद पढ़ नहीं सके, शायद सुना लेकिन समझ नहीं सके, राइट? आपको पूरी एक्सेस नहीं थी। तो सीखने के लिए किस किस क्या हेल्पफुल हो सकता था? क्या चेंज करना चाहिए था जिससे आप अच्छी तरह से ये सीख सकते? अगर मैं कुछ अलग से करती तो आपको किस तरह, क्या करके आपको फायदा होता? अगर मैं आपको ये लैंग्वेज सिखाती, राइट? मे बी मैं और थोड़ी पिक्चर क्यूज ऐड करती। अगर आपको अच्छी तरह से सुन सकते आप, कोई साउंड्स मिसिंग नहीं होते, तो सब टाइटल्स होते तो कितना अच्छा होता। तो शायद सुनकर नहीं लेकिन पढ़कर तो आप समझ सकते थे। अगर म्यूजिक नहीं होता तो सुनने में शायद अच्छा होता। अगर इंग्लिश में सब टाइटल्स होते तो शायद अच्छा होता।
क्विक कमेंट, सबटाइटल्स उन्हीं लोगों को फायदेमंद होते हैं जो पढ़कर समझ सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी तक पढ़ नहीं सकते, उनको सबटाइटल लगाकर भी कुछ ज्यादा फायदा होगा ऐसे नहीं, लेकिन सबटाइटल लगाना बहुत अच्छी आइडिया है, उससे बच्चे पढ़ना भी सीख सकते हैं अगर सारे स्टेप्स दिखाए जाते तो, राइट। अगर मैं आपकी थोड़ी प्रिपरेशन करती तो शायद आपको ये इजी जाता। तो ये सारा करने का मकसद था आपको टॉर्चर करना नहीं, लेकिन डेफ बच्चों को स्कूल में किस तरह का एक्सपीरियंस आ सकता है इसके बारे में हम सब मिलकर थोड़ा सोचे। ये आज मेरी कोशिश थी बच्चों का। मुझे मेरे कानून से सुनाई देता है, मुझे हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो गई है, तो मैं सबटाइटल्स पढ़ के भी बहुत कुछ समझ सकती हूँ। मैं एक से ज्यादा भाषा बोलती हूँ। तो मुझे पता नहीं कि डेफ बच्चे को क्लासरूम में कैसे महसूस होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि हम सबको थोड़ी समझ आ जाए कि एक बच्चा इस लर्निंग को इम्प्लांट या हियरिंग एड या शोर या जब लैंग्वेज अनफेमिलियर हो तो कैसे महसूस करता है। तो अगर हमें बच्चों तक ये जानकारी पहुंचनी है, राइट, अगर हमें एक्सेस क्रिएट करना है, तो हियरिंग टेक्नोलॉजी, सुनने के कौशल और रीडिंग स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेफ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और अगर आपके बच्चे हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट पहन रहे हैं, तो उन्हें ये डिवाइसेस पहनकर क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई नहीं देता, इसकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्या वो मायशा की पूरी कहानी सुन सकते हैं या क्या कुछ साउंड्स मिसिंग है? अगर आपकी ऑडियोलॉजिस्ट आपके साथ स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग नहीं कर रही, तो उनसे बात करके स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग की जानकारी पाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ऑडियोलॉजिस्ट कहती है कि हमें तो स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग के लिए कुछ हमारे पास है नहीं, तो आपके हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि हमें स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग चाहिए। हमें पता करना है कि इस महंगे डिवाइस के साथ मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट क्या सुन सकता है। गो ऑन, गो मेक अ चेंज। इंडिया में अभी तक मेरे ख्याल से स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग ज्यादा होती नहीं है, लेकिन बस बच्चे को क्या सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता, इसके आधार पर हम बच्चे की मेन स्ट्रीम सफलता के बारे में नहीं सोच सकते। हमें और जानकारी चाहिए कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या सुनाई देता है और क्या नहीं सुनाई देता। तो एक्सेस टू द ऑडिटरी सिग्नल बच्चे तक पूरी तरह पहुंचे, इसके लिए काम करना है। बच्चे को मीनिंग समझ में आए, इसके लिए वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना, इस पर भी काम करना है और बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो ये है कहानी द नाइट द मून वेंट मिसिंग, उस रात जब चांद खो गया। तो इस स्टोरी में ये उछली और मायशा ये कहते हैं कि चांद खो गया। फिर वो समंदर में जाते हैं और उन्हें खुद का प्रकाश होने वाले कई समुद्री जीव मिलते हैं, तो उसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। जिन प्राणियों में या इवन पौधों में खुद का लाइट बनाने की क्षमता होती है। तो ये कॉमन साइंस कॉन्सेप्ट है। तो इस स्टोरी को पूरी तरह समझने में क्या वोकैबुलरी समझने की जरूरत है, क्या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, क्या बैकग्राउंड नॉलेज होने की जरूरत है, ये अगर हम बच्चों को पहले से सिखा सके, राइट, अगर हम कह सके अरे नेक्स्ट वीक आप क्लास में ऐसी कहानी पढ़ने वाले हो जहां कुछ एनिमल्स जो समंदर में रहते हैं वो टॉर्च की तरह ग्लो कर सके। क्या आपने कभी फायरफ्लाई देखा है? आई डोंट नो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मराठी में उसे काजवा कहते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके लाइट्स होते हैं और शाम को जुगनू, थैंक यू सो मच।
क्या आपने कभी जुगनू देखा है? वैसे जुगनू जैसे ही प्राणी समंदर में भी रहते हैं। तो अगर आप बच्चे की थोड़ी प्रैक्टिस करवा ले, उसको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज दे, थोड़ा प्री टीचिंग करे, तो स्कूल में जाके बच्चा ये सीख सकता है। शायद अब इसके बारे में कुछ वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, बायोलुमिनेसेंस इन मरीन एनिमल्स ऐसे करके अगर कुछ वीडियो है तो आप उसके बारे में देख सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी हो। जनरली मैं अगर साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज की कॉन्सेप्ट्स है तो बच्चा क्लास में सीखने के बाद उसको रिव्यू और रीटीच भी करती हूँ। आप सोच रहे हैं हाँ ये तो गुड आइडिया, लेकिन हमें ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस और टीचर से आप ये जानकारी ले सकते हैं। जब आपको ये जानकारी मिलेगी तो सोचिए कि आपके बच्चे को, आपके स्टूडेंट को ये समझने के लिए क्या समझने की जरूरत है, राइट? तो क्या उन्हें पता है कि ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है? इट्स अ प्री कॉन्सेप्ट, तभी जाकर ये स्टोरी वो एंजॉय कर सकते हैं। क्या उनको पता है कि समंदर में अलग अलग लेवल्स होते हैं और जैसे जैसे आप डीप जाए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता है? फिर इस स्टोरी की लैंग्वेज और वोकैबुलरी देखिए, क्या बच्चे को ये पढ़कर समझ में आएगा? क्या ऐसे वर्ड्स है जो बच्चे को पता नहीं है? क्या समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आएगा? ये सब सोचकर फिर हमें प्लान बनाना है और बच्चे को सिखाना है। मुझे पता है मैं ये ऐसा, ये कर लो, ऐसे बहुत ही इजी आपको बता रही हूँ, लेकिन इस टाइप की थिंकिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग, उसमें समय लगता है। दिस इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। जनरली डेफ बच्चों की जो टीचर्स होती है या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होती है, जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी होती है, रीडिंग के बारे में जानकारी होती है और लिसनिंग और लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होती है, वो इस ट्रेनिंग, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए आइडियल कैंडिडेट्स है। लेकिन और फिर वो ये ट्रेनिंग लेकर पेरेंट्स और मेन स्ट्रीम टीचर्स को भी ये सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइप की ट्रेनिंग बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। टीचर्स को, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को ये ऐसे ऐसे सोचने की ट्रेनिंग बहुत जगह नहीं मिल रही। मेरे अगेन, मेरे लक से मेरे मास्टर्स प्रोग्राम में, मेरे करियर में मुझे बहुत सारे अवसर मिले, मुझे बहुत सारे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे इस तरह सोचने के बारे में सिखाया। और कई सालों से मैं इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों के साथ कर रही हूँ, पेरेंट्स के साथ कर रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें सर्वे में बताइए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की नॉलेज और स्किल्स आपके पास हो ताकि आप एज अ प्रोफेशनल बच्चों को सपोर्ट कर सके या एज अ पेरेंट आपके बच्चे को सपोर्ट कर सके, तो प्लीज हमें बताइए और उसके हिसाब से हम ये वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फाइनल स्टेप, आखिरी 2 मिनट में, व्हाट नेक्स्ट? आज के इस वेबिनार के आधार पर आप क्या सोच रहे हैं? आप नेक्स्ट क्या करेंगे? आज आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी अनुभव लिया है, हिडन करिकुलम, एक्सेस टू साउंड, एक्सेस टू मीनिंग, प्री टीचिंग, इसमें से आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे आपके एज अ प्रोफेशनल, आपके स्टूडेंट्स के साथ, एज अ पेरेंट आपके बच्चे के साथ? ये प्लीज चैट में टाइप कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो क्वेश्चन आंसर में टाइप कीजिए। वैसे बहुत लोग नहीं है तो चैट में भी टाइप करेंगे तो भी मुझे दिखेगा। सो योर चॉइस। तो नेक्स्ट स्टेप्स लोग शेयर कर रहे हैं। चेंज इन प्लान्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, प्री टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू माय चाइल्ड, प्री टीचिंग वेरी गुड। प्री टीचिंग बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बहुत सालों से प्री टीचिंग कर रही हूँ। तो क्या आप सबको प्री टीचिंग के बारे में एक वेबिनार में शामिल होना पसंद होगा? प्री टीचिंग के बारे में
इंस्ट्रक्शनल हैंडआउट्स या डाउनलोड या वीडियो या कुछ? ओके, थैंक यू फॉर दैट फीडबैक। कोर्स रिलेटेड भी। ऑलराइट, एक्सीलेंट। तो आपके अगर सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो हमें ईमेल या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आई विल एक्सप्लेन स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग अ लिटिल मोर इन जस्ट अ मिनट, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने वाली हूँ। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रहे हैं हमें, तो प्लीज कीजिए, ताकि हम आगे के वेबिनार्स के बारे में आप तक जानकारी पहुंचा सके। इस वेबिनार में आने के लिए सबका धन्यवाद, और मैं रिकॉर्डिंग यहीं पॉज कर रही हूँ।